नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज अगला स्वागत करता हूं आपके अपने अरिविहान में, जहां हम आपकी पढ़ाई को बनाते हैं बिल्कुल साधारण भाषा में मजेदार और इंटरेस्टिंग। बच्चों, एक सीरीज लॉन्च करी थी जिसका नाम था संभव, या फिर ये बोल दे कि 40 डेज का स्पेशल कोर्स लॉन्च करा था जिसका नाम था हमारे पास में संभव। उसमें मैथमेटिक्स का आज हमारा तीसरा दिन है। पहले 2 दिन के अंदर हम लोगों ने रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में देखा, साथ ही साथ उसको क्वेश्चन को समझा, थ्योरी को जाना और ये सब देखा कि उसके अंदर क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में आते हैं, ऑब्जेक्टिव कैसे बनते हैं, कैसे 4 मार्क के क्वेश्चन अगर आते हैं तो उनका पैटर्न क्या रहेगा और उनको सॉल्यूशन किस तरीके से किया जाता है, उनको अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे देखा, समझा और जाना। आज बेटा जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ना बेटा, वो है हमारे पास में मैट्रिक्स। मैट्रिक्स एक बहुत ही प्यारा और साधारण चैप्टर है बेटा। ये ऐसा चैप्टर है जहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हालांकि मैं वैसे दोनों चैप्टर में यही बोल रहा हूं और उसके बाद देखने के बाद तो वैसे भी आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी, बट मैं मैट्रिक्स के इस केस में ये आपको बोल सकता हूं कि बेटा इसमें बिल्कुल भी नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पूरा जो बेसिक है ना बेटा, जोड़, घटाव, गुणा, भाग, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इसके अलावा मैट्रिक्स में और हमारे पास में ज्यादा कुछ रहता नहीं है। थोड़ा सा मैट्रिक्स के टाइप्स रहते हैं जिनको हमें अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझना है। तो पेन कॉपी उठा लीजिए और मेरे साथ में यहाँ पे लग जाइए, जिसके अंदर हम अच्छे तरीके से मैट्रिक्स को जीरो से लेके हीरो तक के अंदर का पूरा यहाँ पे कवर कर लेंगे। इसके बाद आपको फिर और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप पूरा वीडियो देख लीजिए, इसके क्वेश्चन आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, तो फिर सीधे सीधे आप इस चैप्टर के लिए भी कंप्लीट तरीके से प्रिपेयर हो जाएंगे। अब कंप्लीट प्रिपेयर तो होना ही होना है, प्रैक्टिस भी करना है, पर क्यों करना है बेटा, मैं हर बार आपको ये चीज बताऊंगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो एग्जाम है ना बेटा, वो है 25 मार्च को, जो कि हमारा मैथमेटिक्स का पेपर है। उस मैथमेटिक्स के पेपर में हमें फुल में से फुल मार्क्स यहाँ पे लेके आने हैं, तो उसकी तैयारी हम अभी से जो शुरू कर चुके हैं, उसका आज हमारे पास में तीसरा दिन है। तो बस बिल्कुल से अब लग जाइए और जान लीजिए कि बेटा अब हमें यहाँ पे मैट्रिक्स में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है। चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा क्या चैप्टर, जो कि है मैट्रिक्स। बेटा जैसे कि मैंने लास्ट 2 वीडियोस में आपको बताया था कि चैप्टर शुरू करने से पहले हम इसके बारे में थोड़ी सी बातचीत करेंगे कि जो एमपी बोर्ड हर साल एग्जाम से पहले मॉडल पेपर रिलीज करता है, उस मॉडल पेपर के आधार पे इस चैप्टर के नाम से किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर के कुछ पेपर का एनालिसिस और साथ में कुछ प्रिडिक्शन के अंदर की अगर इस पेपर चैप्टर से हमारे पास में कुछ एक्स्ट्रा निकल के आता है या फिर कुछ हमारे से यहाँ से टफ तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है या फिर हमसे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सबका प्रॉपर एनालिसिस करके हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं अगर आपसे यहाँ पे बात कर लूं तो बेटा एक जो चैप्टर का वेटेज है ना, वो है हमारे पास में 6 मार्क्स का। 6 मार्क्स कम नहीं होते बेटा, 6 मार्क्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं बूंद बूंद से घड़ा भराता है, एक एक मार्क्स हमारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो उन एक एक मार्क्स को हम लोग यहाँ पे अच्छे तरीके से देखेंगे। अगर मैं यहाँ पे मॉडल पेपर की बात कर लेता हूं तो बेटा मॉडल पेपर के अंदर हमारे को यहाँ पे ऑब्जेक्टिव मतलब 1 मार्क के क्वेश्चन 4 मिले थे और एक 2 मार्क का यहाँ पे क्वेश्चन देखने को मिला था। साथ ही साथ में हम इसको और तरीके से देखें तो आपसे यहाँ पे 3-3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछ सकता है या फिर 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन और 3 ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे पूछा जा सकता है अच्छे तरीके से। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना ही होना है। या फिर आपसे एक लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेगा 4 मार्क्स का और फिर आपके यहाँ पे 2 ऑब्जेक्टिव भी अच्छे तरीके से पूछ लेगा। या फिर आपसे 1 मार्क का एक क्वेश्चन, 2 मार्क का एक क्वेश्चन और 3 मार्क का एक क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर होना है ताकि एग्जाम के अंदर आपको यहाँ पे दिक्कत ना आ सके। मतलब कि आप अगर इस चैप्टर का वेटेज ध्यान से देखोगे तो बेटा आपको ऑब्जेक्टिव के अंदर भी उतनी ही मेहनत करनी है जितने कि हम 2 मार्क्स, 3 मार्क्स एंड 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के लिए यहाँ पे करेंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पे शुरू करते हैं और वही जो मैं हमेशा से बोलता हूँ कि बेटा हम 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन की तरफ में ज्यादा फोकस रहेंगे, साथ ही साथ में हम 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के क्वेश्चन को इस तरीके से देखते हुए चलेंगे कि एग्जाम में कोई दिक्कत ना आए। और बेटा 4 मार्क्स वाले क्वेश्चन के ना मैं आपको वैसे ही बताते चलूंगा कि इसमें 2 मार्क्स वाला क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन किस तरीके से बन सकता है, और ऑब्जेक्टिव की बात तो हम लोग यहाँ पे पहले से करते हुए चल रहे हैं। तो चलिए अब हमारा चैप्टर यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं। तो फटाफट से पेन कॉपी उठा लीजिए, मेरे साथ में लग जाइए कि हम बेसिक थ्योरी से लेके एडवांस क्वेश्चन तक के अंदर सारे के सारा पूरा का पूरा मैट्रिक्स का पार्ट यहीं पे फिनिश आउट कर दे। तो बस अब यहाँ पे हमारा जो शुरू हो रहा है, तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूं कि मैट्रिक्स होता क्या है बेटा, अगर मैं मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, अब मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर अरे ऑफ फंक्शंस और नंबर्स। ठीक है, एक हमारे पास में रेक्टेंगुलर क्या होता है बेटा, अरे होता है। हम इतने डेप्थ में नहीं जाते, इसको थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आगे और समझते हैं। दिस नंबर्स आर इनक्लोज्ड विद द स्क्वायर ब्रैकेट्स। ठीक है, अगर इन
की बात करें तो हम मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट से, और सिंपल ब्रैकेट मतलब हमारे पास जो सिंपल ब्रैकेट है उससे हम लोग क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आर डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी एक्सेट्रा। ठीक है, बात समझ में आई है। तो हम इस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई साहब ए हमारे पास में अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका हमारे पास में ये रहेगा कि स्क्वायर ब्रैकेट है, उसके अंदर हमारे पास में नंबर्स कुछ लिखे हुए हैं, उन नंबर्स के फॉर्म में रहता है। और ये नंबर्स बेटा कुछ भी हो सकते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि बेटा ये नेचुरल नंबर्स होंगे, पॉजिटिव नंबर्स होंगे, इमेजिनरी नंबर्स होंगे, या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होंगे। बेटा ऐसा कुछ नहीं, इसमें कुछ भी आ सकता है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे सिंपल नंबर है, या फिर हम यहाँ पे इमेजिनरी नंबर का यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ में हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ में नंबर्स। मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर हम कुछ भी एलिमेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो ठीक है, उससे घबराने वाली बात नहीं है। तो बोले सर ये मैट्रिक्स का यूज कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है? बेटा देखो सिंपल सी बात है, जब हमारे पास में लार्ज स्केल में जब डेटा आ जाता है, सपोज करो कि आपकी कभी जनगणना हो रही हो, ठीक है, हमारे पास में काउंटिंग तो होती है हर 10 ईयर के अंदर। तो बेटा 10 ईयर के अंदर काउंटिंग होती है, तो हम इतने लार्ज स्केल के डेटा को छोटे से फॉर्म में कैसे लिखते हैं? हमारे को लिखने का तरीका होता है, एक होता है स्टैटिस्टिक्स और दूसरा होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में। ठीक है, तो स्टैटिस्टिक्स तो हमारे पास में अभी है नहीं, पर मैट्रिक्स के फॉर्म में रहता है, तो हम इसके ना कुछ फॉर्मूला, कुछ हमारे पास में रूल इंसर्ट करके इन डेटा को इस फॉर्म में लिख लेते हैं। बात समझ में आई है? ये तो मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जांपल अदर वे में समझाया है, बट लेकिन हाँ, हम इसको सॉल्व करते हुए इन बड़े बड़े डेटा को हम छोटे फॉर्म में लिखते हैं, और ताकि हम इसको अच्छे तरीके से और समझ सकते हैं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास में मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, इसकी टर्मिनोलॉजीज क्या होती है, उसके बारे में हम लोगों को यहाँ पे देखना है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, जो नंबर्स हम लिख रहे थे ना बेटा, उसको बोला जाता है यहाँ पे क्या, एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट क्या होता है, द नंबर ऑफ फंक्शंस इन द मैट्रिक्स। ठीक है, नंबर ऑफ फंक्शंस इन द मैट्रिक्स मतलब किसी फंक्शंस के नंबर, जो कि मैं आपको बता रहा था ना, तो फंक्शंस के फॉर्म के अंदर हमारे पास में क्या होता है, नंबर रिप्रेजेंट होता है। तो ये जो नंबर्स लिखे हुए ना बेटा, ये इनको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे, एलिमेंट्स बोलते हैं। अब ये नंबर्स हमारे किसी भी फंक्शन में किसी भी तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल किए गए, उससे हमें यहाँ पे दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे रो की। आप सिंपल सी बात जानते हो बेटा, रो क्या होती है, कॉलम क्या होती है, तो यहाँ पे भी हमें वही रो और वही कॉलम के बारे में यहाँ पे बातचीत करना है। चलिए अब देखो, रो क्या होता है, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, क्या बोल रहा है, द हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ अ मैट्रिक्स, मतलब कि अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये एक रो, दो रो, और हमारे पास में क्या हो जाती है यहाँ पे, तीन रो हो जाती है। कॉलम क्या होता है, द वर्टिकल लाइन्स ऑफ द मैट्रिक्स। वर्टिकल लाइन्स एक, दो और तीन, हमारे पास में इस तरह की क्या होती है, यहाँ पे वर्टिकल लाइन होती है। आपको याद करने का अगर आप तरीका देखोगे तो आप इससे समझ लो। ठीक है, हम आर इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, पर जब हमने बचपन में आर बनाना सीखा था तो कभी कभी हम लोग इसको इस तरीके से लिख देते। तो ये क्या हो रहा है बेटा, रो, रो का आर मतलब इस तरीके से जा रहा है, तो ये क्या हो जाती है बेटा, हमारे लिए यहाँ पे रो हो जाती है। तो ये कितनी होगी हमारे पास में, वन रो, टू रो और थ्री रो। ठीक है, वन कॉलम, टू कॉलम और थ्री कॉलम। अगर कॉलम की बात कर ले तो ये इसको इस तरीके से बना के भी आप देख सकते हो। हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आपने रो को ही समझ लिया तो उसके अपोजिट वाली चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी, यहाँ पे बेटा कॉलम हो जाएगी। बात समझ में आई है? तो चलिए आगे की तरफ हम लोग अब देखें तो हमारे पास में और क्या आ जाता है बेटा, हमने यहाँ पे मैट्रिक्स तो देख लिया था, मैट्रिक्स के अंदर हम लोगों ने रो और कॉलम की बात तो कर ली थी। क्या हमारे पास में किस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, हम इसके ऑर्डर के बारे में जानेंगे। क्यों? क्योंकि ऑर्डर हमारे लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए हमारे पास में क्या लिखा हुआ है, द मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम्स आर कॉल्ड द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, जो कि मैं आपसे यहाँ पे अभी बात कर रहा हूं। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि m रोज और n कॉलम्स की यहाँ पे बातचीत हो रही, तो उसको क्या बोलते हैं हम, ऑर्डर m क्रॉस n, मतलब ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स की जब बातचीत की जाती है तो m क्रॉस n निकल के आता है। ऐसा नहीं है कि अगर आप बात मान लो कि आपके पास में दो रो और तीन कॉलम है तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दो और आप 6 लिख दो, नहीं बेटा, वो m क्रॉस n बोला जाता है, मतलब 2 गुणा 3, मतलब 2 इंटू 3 के फॉर्म के अंदर हम लोग लिखते हैं। और इसको बोलते ही इसी तरीके से कि 2 क्रॉस 3 का क्या दे रखा है बेटा, ऑर्डर दे रखा है। क्रॉस का मतलब ये रहता है बेटा। ठीक है, तो सिंपल m क्रॉस n मैट्रिक्स, अब मैट्रिक्स ऑर्डर m क्रॉस n हैज m इंटू n एलिमेंट्स। और अगर मेरे को नंबर ऑफ एलिमेंट्स की यहाँ पे बातचीत की जाती है ना बेटा, तो फिर 2 इंटू 3 किया जाता है, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे मेरे पास में 6 एलिमेंट हो जाएंगे उस मैट्रिक्स के अंदर। तो ये एग्जाम्पल के फॉर्म में आप ये चीज समझ गए। अगर ऑर्डर आता है बेटा तो उसको क्रॉस के फॉर्म में लिखना जरूरी है, और अगर एलिमेंट्स की बातचीत की जाती है तो बेटा उन दोनों का मल्टीप्लाई करके आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा कि उतने एलिमेंट्स हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल रहते हैं। तो ऑर्डर
ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है बेटा, m क्रॉस n होता है। अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये हमारे पास में क्या है बेटा, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, mth रो रहती है, और फिर हमारे पास में फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और nth कॉलम रहती है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे लिखते हुए चलते हैं, और यहाँ पे कॉर्नर में क्या रहता है, m क्रॉस n हमारे पास में लिखा हुआ रहता है स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर। तो ये क्या कहलाता है बेटा, हमारे पास में ऑर्डर कहलाता है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि बेटा ये क्या होता है, तो आप मत घबराओ, आगे की तरफ हम लोग इसको देखते हुए चलते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, क्या हम लोग यहाँ पे इसको देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमारे पास में क्या रहता है, रिप्रेजेंट मैट्रिक्स इन अ जनरल फॉर्म, ठीक है। जनरल फॉर्म के नाम मैट्रिक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो चीज तो हम लोगों ने देख ली। हियर आई बराबर क्या होता है 1 2 3, जे बराबर 1 2 3 अप टू n नंबर तक के अंदर। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताता हूं कि A इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे, और बाहर क्या लिखा, m क्रॉस n, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है बेटा कि यहाँ पे ए आई जे मतलब ये एलिमेंट का क्या कहते हैं, हम लोग इसको एड्रेस बोल देते हैं, ठीक है। अभी समझने के लिए हम लोग इसको बोल देते हैं कि ये जो एलिमेंट लिखा है ना, इसका एड्रेस है, वो एड्रेस रिप्रेजेंट करता है कि यहाँ पे ये वाला एलिमेंट आएगा। सपोज करो जैसे आपका एक एड्रेस दे रखा है, ठीक है, आपका एक एड्रेस दे रखा है, तो वो एड्रेस पे आप ही जाओगे ना, आपका फ्रेंड तो नहीं जाएगा। आप बोलोगे सर मेरा फ्रेंड तो मेरे घर आ जाता है, बेटा वो एक अलग मैटर है। बट मैं एग्जांपल के तौर पे आपको जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि आप अपने ही एड्रेस पे जाएंगे, आपका फ्रेंड उसके घर के एड्रेस पे ही जाएगा, और आपके जो बहुत सारे मल्टीपल फ्रेंड्स है वो मल्टीपल्स अपने अपने एड्रेस पे जाएंगे। ये वाली बात आपको समझ में आई है? तो वो ये वाली चीज हमारे पास में यहाँ पे निकल के आती है। तो बेटा हम इसको इस तरीके से लिखते हैं कि भाई साहब ए आई जे, ये आई जो है बेटा ये रो को रिप्रेजेंट करता है, और ये किसको करता है, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये वाली बात आपको समझ में ही है? तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इसको बेटा लिखते हुए चलते हैं कि भाई साहब फर्स्ट एलिमेंट है उसका एड्रेस क्या हो जाएगा, A11 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट क्या है, उसका एड्रेस हो जाएगा A12 हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास में अगर थर्ड एलिमेंट है तो उसका एड्रेस क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे A13 हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास में क्या है, A1n हमारे को यहाँ पे देके रखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो रही मेरे पास में फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, और ये अप टू m रो तक के अंदर जा रहा है। बात समझ में आई है? हाँ, तो इस तरीके से क्या करता है, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि ए आई जे के फॉर्म में यहाँ पे लिखते हैं। अगर मैं सीधे सीधे आपको यहां से बोल दूं कि भाई साहब A23 की बातचीत की जा रही है, तो मतलब क्या हो रहा है, इसके बाद वाला एलिमेंट वो कहां पे है, A23, ये वाले एलिमेंट की हमसे बातचीत की जा रही है कि भाई साहब A23 बराबर 5 दे रखा है, तो मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर ये वाली पोजीशन के ऊपर उसकी वैल्यू हमारे पास में क्या मिलेगी, यहाँ पे 5 मिलेगी। तो ये क्या रहता है बेटा, हमारे पास में एक तरीके का एड्रेसिंग टूल हम लोग इसको बोल सकते हैं, रिप्रेजेंट करने का हमारे पास में यहाँ पे तरीका है कि हमारे पास में जब A इज इक्वल टू क्या दे रखा है, मैट्रिक्स ऑफ ए आई जे और m क्रॉस n हमारे पास में यहाँ पे क्या है बेटा, ऑर्डर है। बात समझ में आई है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आगे हम लोग यहाँ पे और देखें तो हमारे पास में कुछ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स यहाँ पे रहती है। अब ये टाइप्स क्या रहती बेटा, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपको यहाँ पे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एक एक डेफिनेशन या फिर एक एक सेंटेंस के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा ना, आप 1 मिनट में समझ जाओगे, और नहीं तो फिर अगर आप यहाँ पे देख रहे हो आप वर्ड से ही समझ जाओगे तो भी आपको यहाँ पे समझ में अच्छे तरीके से आ जाएगा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स, ठीक है। वो मैट्रिक्स जिसके अंदर एक ही एलिमेंट हो वो क्या कहलाती है बेटा, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाती है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका भी हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेटा देखो, सिंगल एलिमेंट मतलब एक ही एलिमेंट है, उसके अलावा कोई दूसरा एलिमेंट ही नहीं होगा, तो हमारे पास वो मैट्रिक्स कैसे बनेगी बेटा, वो बनेगी हमारे पास में यहाँ पे ए आई जे, ठीक है। तो ये क्या कहलाती है बेटा, सिंगल एलिमेंट हमारे पास में मैट्रिक्स कहलाती है, जिसमें हमारे पास में एक सिंगल एलिमेंट अवेलेबल हो तो क्या कहलाती है, सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा हमारे पास में, रो मैट्रिक्स। अब देखो रो मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है, जहां पे हमारे पास में सिर्फ एक सिंगल रो अवेलेबल हो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं इसको, सिंगल रो अवेलेबल हो। तो यहां से अगर मैं देखूं तो इसको मैं यहां से बोल सकता हूं कि A12 A11 12 आगे पीछे लिख दिया था, बट लेकिन हमारे पास में ये रहता है A13 A14 A1n हमारे पास में यहाँ पे रहता है। तो ये क्या कहलाती है बेटा, हमारे पास में रो मैट्रिक्स कहलाती है। इसकी खासियत क्या है बेटा, इसकी खासियत ये है कि इसमें नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास में डिसाइडेड नहीं रहते, इसमें n नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बट लेकिन सिर्फ रो की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे एक सिंगल रो ही हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब एक छोटी सी बात है, क्या मुझे एक बात बताना, क्या सिंगल एलिमेंट मैट्रिक्स रो मैट्रिक्स हो सकती है? सोचो सोचो।
हाँ बेटा, अगर मैं सिंगल एलिमेंट की बात कर लेता तो ये तो मुझे रो दिखाई दे रही है ना बेटा, एक सिंगल एलिमेंट दिखाई दे रहा है तो वो रो मैट्रिक्स भी कहलाती है। बट हमें इतना इन डेप्थ नहीं जाना, हम सिर्फ यहाँ पे इसको समझते हुए चल रहे हैं कि रो मैट्रिक्स क्या होता है। चलिए, अगर अब मैं यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स की बात कर लेता हूँ तो बेटा कॉलम मैट्रिक्स मेरे पास में यहाँ पे क्या होती है, जिसमें सिंगल कॉलम हो बट मल्टीपल्स रो अवेलेबल रहती है। मतलब कि A11, A21, A31, A41 और हमारे पास में अगर इसके आगे भी बढ़े तो हमारे पास में AM1 हमारे पास में यहाँ पे अवेलेबल रहेगा। तो मतलब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कॉलम मैट्रिक्स की बात करो तो कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसके अंदर एक ही कॉलम हो और मल्टीपल्स रो हो। उस रो का हम नंबर ऑफ रो काउंट अभी नहीं कर पा रहे हैं, बट हम ये जान सकते हैं कि अगर कॉलम मैट्रिक्स बोला गया है तो उसमें एक ही कॉलम हमारे पास में अवेलेबल रहेगा। चलिए, जीरो और अ नल मैट्रिक्स, ठीक है, वर्ड से समझो, जीरो और अ नल मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स जिसके अंदर जीरो एलिमेंट अवेलेबल हो, ठीक है, उसमें हमारे पास में क्या हो बेटा, यहाँ पे जीरो एलिमेंट हो, ठीक है। ये क्या कहलाती है बेटा हमारे पास में यहाँ पे, जीरो और नल मैट्रिक्स हमें यहाँ पे कहलाती है, जिसके अंदर हमारे पास में जीरो एलिमेंट रहता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर जीरो है तो आप इसको लिख दो, क्या ऐसे छोड़ दो, नहीं बेटा, ऐसा जरूरी नहीं है। जीरो का मतलब क्या होता है, वहां पे एक कुछ ना कुछ एलिमेंट आया होगा, उस एलिमेंट या फिर उस फंक्शन की जो वैल्यू है वो जीरो आ रही है, तो उसको हम जीरो मैट्रिक्स यहाँ पे बोल सकते हैं। चलिए, अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की। बेटा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स वर्ड से समझो, यानी क्या बोल रहा है, रेक्टेंगल बोल रहा है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग रेक्टेंगल की बात कर ले तो रेक्टेंगल हमारे पास में कैसे बनता है, या तो इस तरीके से बनता है, ठीक है, या फिर इस तरीके से बनता है। तो ये क्या कहलाते हैं बेटा, हमारे पास में रेक्टेंगल कहलाते हैं। मतलब कि अगर मैं इसको मैट्रिक्स के एलिमेंट के फॉर्म में देखूं तो यहाँ पे हमारे पास में रेक्टेंगल के अंदर m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए, तभी हम इसको रेक्टेंगल बोलते हैं। जैसे सपोज करो अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास में, 2 0, या फिर A1 A2 के फॉर्म में लिख लेते हैं, A11 A12 A21 A22 A31 A32 और A41 और A42 हमारे पास में रहता है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है क्या, स्क्वायर तरीके से दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या दिख रहा है मुझे, यहाँ पे रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है। और अगर दूसरे एग्जांपल की तरफ में चले तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 हमारे पास में रहेगा। तो ये भी क्या बेटा, रेक्टेंगल मैट्रिक्स है। बात समझ में आई है। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है, या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास में क्या रहता है कि m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। यहाँ पे ये कंडीशन नहीं रहती है कि m हमेशा बड़ा हो या n हमेशा बड़ा हो, ऐसा कुछ नहीं रहता है बेटा, सिर्फ इतना सा रहता है कि m नॉट इक्वल टू n होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ बात कर लेते, तो अब क्या बोल रहा है बेटा, यहाँ पे स्क्वायर मैट्रिक्स बोल रहा है। आप अगर स्क्वायर मैट्रिक्स की तरफ में यहाँ पे ध्यान दे रहे हो तो वर्ड से समझो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हमारे पास में यहाँ पे क्या होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, जिसकी जिसकी दोनों साइड्स क्या होती है, या जिसकी चारों साइड्स हमारे पास में क्या होती है, बराबर होती है। मतलब कि अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी हमारे पास में क्या होती है बेटा, ए होती है। दो क्या, हम पूरी चारों साइड की बात करें तो चारों साइड हमारे पास में क्या होती है, यहाँ पे बराबर होती है, वो होती है हमारे पास में स्क्वायर, ठीक है। अब स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हम लोग देख लेते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर सबसे पहले क्या होता है कि m बराबर क्या होना चाहिए मेरे पास में यहाँ पे बेटा, n होना चाहिए। तो इसके एग्जांपल देख लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, A11 A12 A21 A22, ये क्या होती है बेटा मेरे पास में, स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। अगर मैं और देखूं तो A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33 हमारे पास में रहती है। ये क्या हो रही बेटा, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो रही। मतलब कि m इक्वल टू मेरे पास में क्या मिल रहा है, यहाँ पे n मिल रहा है, तो वो कहलाता है हमारे पास में क्या, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब बात कर लेते हैं हम लोग क्या यहाँ पे बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स की, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेते हैं, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जिसके अंदर सिर्फ डायगोनल वाले एलिमेंट दे रखे हो और बाकी एलिमेंट हमारे पास में क्या हो जाते हैं, यहाँ पे बेटा 0 0 हो जाते हैं। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो A11 A22 A33 ये हो जाएगा 0 0 0 0 0 0, ठीक है। मतलब कि I इक्वल टू क्या मिलना चाहिए मुझे, यहाँ पे J मिलना चाहिए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डायगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है।
आप बोलोगे सर डायगोनल मैट्रिक्स, अब एक छोटा सा पॉइंट और निकल के आता है बेटा, जब भी डायगोनल मैट्रिक्स हम लोग यहाँ पे निकालते हैं ना बेटा, तो वो हम m इक्वल टू m के ऊपर ही निकालते हैं। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि A11 0 A22 0 0, तो इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स नहीं बोल सकते बेटा। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमारे को क्या होना चाहिए बेटा, यहाँ पे m इक्वल टू यहाँ पे n होना चाहिए। बात समझ में आई है? चलिए अब बात कर लेते हैं स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की, जो कि हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स का छोटा सा पार्ट है, इसको भी हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं। देखो अगर मैं स्केलर मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं तो स्केलर मैट्रिक्स मेरे पास में क्या होती है, यहाँ होती है कि A11 इजिकल टू A22 इजिकल टू A33, मतलब तीनों की वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या मिलना चाहिए, यहाँ पे बराबर मिलनी चाहिए। तो क्या कहलाएगा बेटा यहाँ पे मेरे पास में, क्या स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। बात समझ में आ रही? तो स्केलर मैट्रिक्स भी हमारे पास में क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स का ही एक पार्ट है। अगर मैं ये बोल दूं कि क्या स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स होती है, तो हाँ बेटा स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स होती है। बात समझ में आई है? अब बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बेटा यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो इसमें एक छोटा सा पार्ट और ऐड हो जाएगा, वो क्या है, इक्वल टू क्या होना चाहिए मेरे पास में यहाँ पे 1 होना चाहिए। अगर इक्वल टू 1 है मतलब यहाँ पे इनकी जगहों पे जो हमारे पास में डायगोनल है उनकी जगह पे हम लोग यहाँ पे क्या लिखते हैं, 1 1 1 लिखते हैं, तो ये क्या हो जाती है बेटा, यूनिट मैट्रिक्स हो जाती है। यूनिट मैट्रिक्स ही हमारे पास में स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स हमारे पास में डायगोनल मैट्रिक्स है। बट क्या स्केलर मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स होती है? बेटा हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, क्योंकि स्केलर के अंदर हमारे को ये बराबर देने का, उसकी वैल्यू अगर 1 है तो हम उसको यूनिट मैट्रिक्स बोल देंगे, और अगर कुछ और नंबर आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, एनी नंबर या फिर एनी हमारे पास में वैल्यू आ गई, तो वो क्या कहलाएगी, सिर्फ स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। बात समझ में? तो तीनों के बीच में आपको डिफरेंस भी मैंने बता दिया, और हालांकि इन दोनों के बीच के अंदर भी आपको मैंने यहाँ पे अच्छे तरीके से बता दिया। अब बात आते हैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। इसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। चलो अगर मैं ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं तो मतलब आप वर्ड से अगर आप समझ पा रहे हो कुछ ट्रायंगल वाला केस होगा, तो यहाँ पे जब भी बेटा हम लोग ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमारे पास में दो तरीके की मैट्रिक्स होती है। वो होती है एक अपर ट्रायंगुलर और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। बात समझ में आ रही है? क्या होती है बेटा हमारे पास में, एक अपर होती है और दूसरी लोअर होती है। तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। तो बेटा अपर ट्रायंगुलर मतलब ऊपर की तरफ वाला ट्रायंगल। तो अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ 4x4 मैट्रिक्स की, यानी A11 A12 A13 A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34 A41 A42 A43 और A44। तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखना, अपर ट्रायंगुलर की बात हो रही है, मतलब ये डायगोनल जो हमारे को यहाँ पे दे रखा है, ठीक है, क्या दे रखा हमारे को यहाँ पे, जो डायगोनल दे रखा है ये वाला, इसके ऊपर वाले, क्या बोल रहा हूं बेटा, इसके ऊपर वाले जो ये ट्रायंगल बन के हमारे पास में निकल के आ रहा है, अगर आप यहाँ ध्यान से देख रहे हो तो ये क्या बन के आ रहा है हमारे को, यहाँ पे ट्रायंगल बन के आ रहा है। तो इसके नीचे वाले जो बेटा ये रहते हैं ना, ये सारे एलिमेंट, ये क्या हो जाते हैं यहाँ पे, जीरो हो जाते हैं। जीरो 0 0 0 0 0, ये कहलाता है बेटा हमारे पास में अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। मतलब ऊपर की तरफ ट्रायंगल का हमारे पास में क्या हो बेटा, डायगोनल के ऊपर वाले वहां पे एलिमेंट अवेलेबल हो। चलिए अगर मैं यहाँ पे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं, तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स मेरे पास में क्या होगा, वापस 4x4 में बना लेते हैं। A11 A12 A13 और A14 A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 और A34 A41 A42 A43 और A44। ठीक है, ये बात समझ में आ रही? तो आप यहां से देखो कि लोअर की बात हो रही, मतलब ये इसके नीचे वाले हिस्से की बात हो रही है। यहां से आप देख रहे हो तो ये मेरे को क्या बन रहा है, यहाँ पे ये ट्रायंगल बन रहा है, और बाकी जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो क्या हो जाएंगे बेटा, यहाँ पे कंप्लीटली जीरो हो जाएंगे। बात समझ में आई है? तो ये क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे ये जीरो हो जाएंगे, 0 0 0 0 0, और ये हमारे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, एक और
जीरो आ जाएगा। तो इस तरीके का क्या होता है, हमारे पास में ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होती है जिसके दो टाइप होते हैं, एक होता है अपर ट्रायंगुलर, एक होता है लोअर ट्रायंगुलर। बोले सर क्या टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास में इतने? बेटा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोगों को इतने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स देखना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एग्जाम के अंदर आपके 1 मार्क के अंदर ये डायरेक्ट डेफिनेशन के फॉर्म में आपसे यहाँ पे पूछा जाता है, या फिर आपको एक सिचुएशन दे देंगे और ये बताएंगे कौन सी मैट्रिक्स है ये बताओ, तो आपको ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से जानना भी जरूरी है। और हालांकि हम लोग यहाँ पे वर्ड टू वर्ड देखते हुए चल रहे हैं कि सिंगल एलिमेंट क्या होता है, रो मैट्रिक्स क्या होती है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, मतलब हम वर्ड से ही पहचान पा रहे हैं कि हमारे पास में मैट्रिक्स यहाँ पे कौन सी है। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते, अगर आगे हम लोग यहाँ पे देखें तो आगे हमारे पास में और क्या आ जाता है कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। अगर मैं ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की यहाँ पे बात करता हूं तो यहाँ पे हमारे पास में सबसे पहले हम दो ऑपरेशंस पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एडिशन, दूसरा पढ़ेंगे क्या बेटा यहाँ पे सब्ट्रैक्शन। अब देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन की मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं, तो हमारे को यहाँ पे देखे क्या रखा हुआ, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अ मैट्रिक्स इफ टू मैट्रिक्स ए एंड बी हैव सेम ऑर्डर। सबसे पहले इंपॉर्टेंट वाली बात कि जब हम यहाँ पे एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारे पास में यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर सेम होना चाहिए। देन द मैट्रिक्स ए प्लस माइनस, अगर हमसे एडिशन बोला है तो हम प्लस, अगर सब्ट्रैक्शन बोला है तो माइनस, इज ऑब्टेन्ड बाय द सम ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऑफ ए एंड बी। मतलब एक एक एलिमेंट के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, काम करेंगे। अगर मैं यहाँ पे बात कर लेता हूं ए प्लस बी की, तो मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट का इसके साथ में एडिशन हो जाएगा, मतलब कि A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21, A22 प्लस B22 हो जाएगा। ये क्या हो रहा है बेटा, हमारे पास में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हो रहा है। और इसी के साथ में अगर मैं इसके अंदर सब्ट्रैक्शन की बात कर लेता हूं तो बेटा सब्ट्रैक्शन हमारे पास में क्या हो जाएगा, A माइनस बी। तो जब A माइनस बी हम निकालते हैं तो एक एक एलिमेंट का एक एक एलिमेंट के अंदर क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो A11 माइनस B11, A12 माइनस B12, A21 माइनस B21, A22 माइनस B22 हमारे पास में रहेगा। ये वाली बात आपके यहां तक समझ में आई है? तो हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का एलिमेंट में यहाँ पे करते हैं। बात समझ में आई है? चलिए मतलब आप ऑपरेशन के अंदर एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो समझ गए। अब इसके आगे जब हम लोग और ऑपरेशंस की बात करेंगे तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें और यहाँ पे देख लेते हैं। देखो अगर मैं यहाँ पे स्केलर मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेता हूं तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन मतलब किसी मैट्रिक्स के अंदर किसी अनदर नंबर का अगर हमारे को मल्टीप्लिकेशन करना है तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब कि लेट ए बी एनी मैट्रिक्स ऑफ के बी अ नंबर, देन द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय द मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट ऑफ ए बाय के। मतलब हर एक एलिमेंट, मतलब जो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट में हम लोग क्या करते हैं बेटा, के का मल्टीप्लाई करते हैं, इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड इट इज डिनोटेड बाय के ए। मतलब हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, ए के अंदर के का मल्टीप्लाई करें तो इसके अंदर जितने भी एलिमेंट मेरे पास में मौजूद रहेंगे ना बेटा, उसके अंदर के का क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बट एक और बात, जब हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं इस के का, तो आप एक बात मुझे बताना, क्या मेरे पास में ऑर्डर चेंज हो जाएगा क्या? बोले बेटा बिल्कुल नहीं होने वाला है। देन द क्लियरली के इज आल्सो m क्रॉस n मैट्रिक्स। चलो एक एग्जांपल के फॉर्म में हम लोग समझते हैं कि अगर मेरे पास में यहाँ पे कोई मैट्रिक्स एक ए दे रखी हो, ठीक है, उसके ना कुछ भी हम एलिमेंट ले लेते हैं, कोई सा भी एलिमेंट ले लेते हैं, जैसी आपकी दिल इच्छा हो। मैं 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं। अगर मेरे पास में ए दे रखा है 1 2 3 4, ठीक है, अब इसमें मैं के बराबर 3 का मल्टीप्लाई करता हूं या फिर के बराबर यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई करता हूं, तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 5a इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाय 1, यानी 5 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 और 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 4 मल्टीप्लाई बाय 5 हमारे पास में हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5 10 15 और 20। तो अब एक बात बताना बेटा, यहाँ 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स था, तो यहाँ पे क्या मेरा ऑर्डर चेंज हुआ क्या? बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम जब भी स्केलर मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना बेटे, तो उसके अंदर ऑर्डर हमारा यहाँ पे चेंज नहीं होता है। चलिए आगे की तरफ बात करें तो आगे हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो बेटा इस मल्टीप्लिकेशन के अंदर मैट्रिक्स के अंदर मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करना हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सपोज करो हमारे पास में कोई एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है, बी हमारे पास में दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n क्रॉस p है, तो हमारे पास में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे ना बेटा, तो ऑर्डर जो बनेगा वो ऑर्डर बनेगा हमारे पास में m क्रॉस p का। बात समझ में आई है?
बट इसके लिए मल्टीप्लीकेशन में एक डिस्क्लेमर मैं आपको देना चाहूंगा कि ए का जो हमारे पास में कॉलम है और बी का जो रो है वो क्या होना चाहिए हमारे पास में यहाँ के बराबर होना चाहिए, यानी रो ऑफ ए बराबर, सॉरी कॉलम ऑफ ए, रो ऑफ ए तो हम रो ऑफ बी हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे कॉलम ऑफ ए बराबर क्या होना चाहिए रो ऑफ बी होना चाहिए, तभी हम क्या कर पाते हैं बेटा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन कर पाते हैं। बात समझ में आई है? तो ये छोटा सा एक पॉइंट था। अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीप्लीकेशन किस तरीके से यहाँ पे किया जाता है। तो देखो बेटा, जब हमारे पास में 2 क्रॉस 2 या फिर हमारे पास में इन ऑर्डर के अंदर मैट्रिक्स मिल जाती है, तो इसका रो ले लो और इसका क्या ले लो बेटा यहाँ पे कॉलम ले लो, मतलब A1 का मल्टीप्लाई काय में हो जाएगा A2 के अंदर, प्लस B1 का मल्टीप्लाई काय में हो जाएगा बेटा यहाँ पे C2 के अंदर हो जाएगा। ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ में आई है? चलिए, ये तो हो जाएगा मेरे पास क्या बेटा पहला एलिमेंट। अब दूसरे एलिमेंट की बात कर लेते तो इस रो का इस कॉलम के अंदर मल्टीप्लाई किया जाता है, तो A1 का मल्टीप्लाई होगा B2 के अंदर, प्लस B1 का मल्टीप्लाई होगा काय में बेटा यहाँ पे D2 के अंदर। तो इस तरीका क्या होता है बेटा, ये हमारे पास में दूसरा एलिमेंट निकल के आता है। तो ये तो बनी हमारे पास में क्या बेटा फर्स्ट रो बनी। अब यहाँ पे देखो, जब सेकेंड रो की बात आती है तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम के अंदर करते हैं। तो बेटा C1 का मल्टीप्लाई काय में होगा बेटा यहाँ पे A1 के अंदर होगा। तो हमारे पास में C1 का A1 A2 के अंदर, A1 में क्या बेटा A2 के अंदर जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में ये टर्म आ जाएगी। फिर D1 का C2 के अंदर करेंगे तो ये आ जाएगी। तो ये हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ एक टर्म बनेगी। और फिर हम फोर्थ टर्म के लिए देखें तो बेटा यहाँ पे हमारे को क्या करना है, इस रो का इस कॉलम के अंदर क्या करते हैं बेटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करते, तो हमारे पास में ये वाली टर्म निकल के आ जाती। सेम केस आप 3 क्रॉस 3 के लिए भी देख सकते हो, या फिर आप ऐसी मैट्रिक्स के लिए देख सकते हो कि जैसे आप सपोज करो यहाँ पे आपके पास में मैट्रिक्स है कौन सी 2 क्रॉस 3 की, तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई कर सकते हो क्या 3 क्रॉस 1 के साथ में, मतलब इसका कॉलम और इसका रो क्या होना चाहिए बेटा मेरे को यहाँ पे बराबर होना चाहिए, तब जाके हम लोग क्या कर सकते हैं यहाँ पे बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं। कि एग्जांपल के तौर पे मैं आपको यहाँ पे समझाते हुए चल रहा हूं। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आगे हम लोग यहाँ पे ध्यान से देखें तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अब बेटा ये क्या होती है बेटा, ये बहुत छोटी सी चीज है, बट लेकिन ये छोटी सी चीज जो है ना बेटा ये आगे बहुत काम आने वाली है। कैसे कि बेटा जब भी हम मैट्रिक्स को क्या करते हैं ट्रांसपोज करने की बात करते हैं ना, तो उसको रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देते और कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देते। सपोज करो जैसे कि मेरे पास में यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है 2 क्रॉस 3 का मेरे पास में यहाँ पे एक मैट्रिक्स देके रखा हुआ है। फिर उसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ कि उसका ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज क्या हो जाएगा बेटा 3 क्रॉस 2 का हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे ले लेता हूं मैं A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा A11 A21 A31 A12 A22 A32, ठीक है। तो ये इसका ट्रांसपोज है। क्या है बेटा, अगर मेरे पास में ये एक मैट्रिक्स A है तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे क्या इसका ट्रांसपोज। तो इसको हम लोग बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे A डैश बोल देंगे, या फिर हम A T बोल देंगे स्मॉल वाला T, या हम कैपिटल T से इसको भी क्या करते हैं बेटा यहाँ पे डिनोट करते हैं। तो ये क्या कहलाता है बेटा हमारे पास में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बेटा बहुत काम की चीज है, जब आप इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे ना बेटा उसके अंदर बहुत ज्यादा काम देता है। जब हम कोफैक्टर या एडजॉइंट निकालेंगे, कोफैक्टर निकालने का जब हम एडजॉइंट निकालेंगे ना बेटा, एडजॉइंट निकालने के ना ट्रांसपोज का रोल बहुत ज्यादा रहता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसपोज का मतलब क्या होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना या कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देना। बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास में था। अब इसकी डेफिनेशन देख लेते, द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस m obtained by interchanging the row and column of n m cross n matrix A is called the transpose of A and it is denoted by A dash A T और A कैपिटल T से हम लोग क्या करते हैं बेटा यहाँ पे इसको डिनोट करते हैं। चलिए अब बोल लेते हैं हम लोग यहाँ पे क्या सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखो बेटा सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है, ट्रांसपोज का ही एक छोटा सा पार्ट है। बेटा जब भी हम अगर मैट्रिक्स को क्या करते हैं ट्रांसपोज कर देते और हमें वापस से वही मैट्रिक्स मिल जाए, क्या बेटा वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। चलो एक मैट्रिक्स में बना लेता हूँ 3 क्रॉस 3 की,
जिसको अब आप मुझे यहाँ पे देखना कि मैं कौन सी बना रहा हूं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हमारे पास में यहाँ पे रहती है। अब जब मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं रो को कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर, तो मेरे पास में क्या मिलेगा, यहाँ से 1 0 0 0 1 0 0 0 1 मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो अब एक बात बताना, जब मेरे पास में ये ए था, ये क्या हो रहा था, मेरे पास में ए डैश हो रहा था, क्या ये दोनों में कोई चेंजेस दिखाई दे रहा है क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मीनिंग यही है कि जब हम ट्रांसपोज कर देते हैं किसी मैट्रिक्स का और वापस से मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाती है, तो हम क्या बोलते हैं बेटा, उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। अब सेकंड हमारे पास में क्या आया था बेटा, यहाँ पे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसको देखते हैं हम लोग कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमारे पास में क्या होता है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि जब ए ट्रांसपोज मतलब किसी मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज करते हैं और मुझे यहाँ पे क्या मिलता है, माइनस ऑफ ए मिलता है, तो उसको क्या बोला जाता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब ये दोनों हमारे पास में भाई बहन जैसे काम है। अगर मैं सिमेट्रिक की बात कर लेता तो मुझे पॉजिटिव मिलना चाहिए, स्क्यू की बात करें तो मुझे क्या मिलना चाहिए, माइनस ऑफ ए मिलना चाहिए, तो वो कहलाता है हमारे पास में क्या, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और आखिरी में अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमारे पास में एक आ जाता है क्या बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। अगर मैं यहाँ पे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स मुझे यहाँ पे क्या बोलता है बेटा, वो ये बोलता है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी ऑर्थोगोनल इफ ए डॉट ए ट्रांसपोज, मतलब कोई मैट्रिक्स का उसके ट्रांसपोज में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे रिजल्ट में क्या मिलता है, आई मिलता है। अब ये आई क्या बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जो हम लोगों ने देखा था ना, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स वो हमारे पास में आता है, या यूनिट मैट्रिक्स हम लोग बोलते हैं, तो वो क्या कहलाता है हमारे पास में यहाँ पे, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स यहाँ पे कहलाता है। मतलब ट्रांसपोज जो है उसके अंदर उसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बन जाता है मेरे पास में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो आगे अब मेरे पास में आया था कुछ बेटा क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ी ना बेटा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उन थ्योरी को एक बार रिवाइज जरूर करना बेटा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आपके थ्योरी से यहाँ पे बनने की पूरी संभावना रहती है, तो उस चीज को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चलिए पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है, इफ ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा मुझे यहाँ पे दे के रखा हुआ एंड ए प्लस ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या दे रखा है, 1 दे रखा है, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, मतलब अल्फा की क्या निकालनी है बेटा, मेरे को यहाँ पे वैल्यू निकालनी है। चलो फटाफट से देख लेते हैं। ए तो मुझे यहाँ पे दे के रखा हुआ है और मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना, तो इसका ट्रांसपोज मेरे पास में क्या हो जाएगा बेटा, इसका ट्रांसपोज मेरे पास में हो जाएगा रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो यह हो जाएगा मेरे पास में कॉस अल्फा माइनस ऑफ साइन अल्फा, मतलब पहली रो को कॉलम में लिख दिया, अब दूसरी रो को कॉलम में लिख लेते, तो हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा हो जाएगा। मतलब ये क्या निकला बेटा मेरे पास में, इसका ट्रांसपोज निकला। मतलब अब इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करना है बेटा, ऐड करना है, तो फटाफट से हम लोग ऐड कर लेते हैं। अब ये वाली इधर लिख दूं, यानी प्लस ये हो जाएगा मेरे पास में कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कॉस अल्फा, दोनों को ऐड करो। अब एडिशन में मैंने आपको क्या बताया था, एलिमेंट का एलिमेंट में एडिशन होगा, तो क्या हो जाएगा 2 cos अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा 0 माइनस साइन अल्फा हो जाएगा ये भी 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा हो जाएगा 2 cos अल्फा इक्वल टू में क्या दे रखा बेटा 1। अब जो की चीज मैंने आपको बताई थी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स जब भी हम इसको सॉल्व करते तो इसकी वैल्यू मुझे क्या मिल जाती है, हमेशा 1 मिलती है। तो इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, और बेसिकली आपको 1 की जगह पे यहाँ पे आई देखने को मिलेगा ही मिलेगा, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और अगर 1 भी है तो मतलब इस मैट्रिक्स को जब भी हम आगे सॉल्व करना और सीखेंगे तो बेटा उसका मीनिंग यही रहता है कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारे पास में निकल के आया हुआ है। बट लेकिन हाँ, इसको आई लेते हुए चलेंगे तो सबसे ज्यादा बेस्ट हमारे पास में यहाँ पे काम रहेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1 0 0 1 हमारे पास में आ जाएगा। अब देखो कंपैरिजन हमेशा मैट्रिक्स के अंदर एलिमेंट का एलिमेंट के साथ में किया जाता है। 0 बराबर 0 हो रहा है, 0 बराबर 0 हो रहा है, 2 cos अल्फा बराबर 1, 2 cos अल्फा बराबर क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे 1, तो सीधे सीधे लिख दूं कि 2 cos अल्फा इज इक्वल टू 1, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 1/2। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटा, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास में यहाँ पे π/3 निकल के आएगी, जो कि क्या ऑप्शन नंबर भी आपका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या कर दिया जाता है बेटा, मॉडिफाई किया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग देखें तो मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 विथ इच इंट्रीज
0 और 1 इज, मतलब अगर मेरे पास में कोई एक मैट्रिक्स है, ठीक है, 3x3 का मैट्रिक्स है, तो उसके अंदर 0 और 1 एंट्रीज के हमारे पास में कितने पॉसिबल मैट्रिक्स होंगे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो कि एक एलिमेंट मतलब A11, A12, A13, ठीक है, हमारे पास में देके रखा हुआ A31 और एक हमारे पास में यहाँ पे दे रखा है A33। मैं सबसे पहले इसकी बात कर लेता हूं। तो यहाँ पे क्या रख सकते हो आप, 0 रख सकते हो या 1 रख सकते हो, मतलब दो एंट्रीज रख सकते हो। अब एसी मेरे पास में टोटल कितने हैं, ऐसे मेरे पास में अगर देखा जाए तो ये 3x3 का है, तो यहाँ पे टोटल एलिमेंट कितने हो जाएंगे मेरे पास में, यहाँ पे 9 हो जाएंगे। बात समझ में आई है। तो 2, फिर दूसरे के लिए 2, फिर दूसरे के लिए 2, डैश कब 2 जाएगा यहाँ पे 9 टाइम्स तक। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 में से यहां से पूछा गया, तो 2 की पावर 9 क्या होती है मेरे पास में बेटा, 512 होती है। थोड़ा सा हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट करा, कैलकुलेट करने का तरीका भी बताता हूँ बेटा, 9 है ना, तो 2 इंटू 2 की पावर 8 लिख लेता हूँ, ठीक है। इसको लिखने का और तरीका 2 इंटू 4 की पावर 4 आ जाएगा। बात समझ में आई है। फिर इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 16 का स्क्वायर, तो 2 इंटू 256, तो मतलब क्या हो जाएगा बेटा, ये 512 हमारे पास में निकल के आ जाएगा। तो आंसर क्या है बेटा आपके पास में, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं बेटा, यहाँ पे निकालते हैं द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस इन अ ऑर्डर 3x3, मतलब कितने पॉसिबल नंबर्स हमारे पास में हो सकते हैं जो 0 और 1 से फिलअप होके टोटल पॉसिबल हमारे पास में यहाँ पे बन सकते हैं मैट्रिसेस के। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, which of the given value of x and y make the following pair of a matrix is equal, ठीक है। अब मैट्रिक्स इक्वल करने के लिए x और y की ऐसी क्या क्या वैल्यू रखें कि ये दोनों मैट्रिक्स क्या हो जाए बेटा, यहाँ पे बराबर हो जाए। अगर देखो यहाँ पे मैट्रिक्स बराबर है तो मतलब एक एक एलिमेंट मेरे लिए यहाँ पे क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। मतलब कि अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो इसका कहने का मतलब है कि बेटा 3x प्लस 7 इज इक्वल टू, एक मेरे पास में 0 हो रहा है, ये वाला एलिमेंट इसके साथ में कंपेयर करा, ये 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2 एक ले लिया। अब फिर उसके बाद में क्या दे रखा, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, 2 माइनस 3x इज इक्वल टू क्या दे रखा बेटा, यहाँ पे 4 दे के रखा हुआ है। चलिए फटाफट से x और y की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां से आप देखोगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, -7/3 निकल के आ जाएगा। y बराबर कितना आ जाएगा 7, y बराबर कितना आ जाएगा 7, और यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो ये कितना आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू -2/3 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई है। अब एक बात बताना बेटा कि यहाँ x और y है, बट यहाँ पे x की मेरे पास में कितनी वैल्यू आ रही है बेटा, 2 वैल्यू आ रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि किसी इक्वेशन में अगर दो, क्या एक x दे रखा है दो अलग अलग प्लेसेस के अंदर, तो उस x के अलग अलग वैल्यूज मुझे मिलेगी क्या, नहीं बेटा। तो मतलब कि x बराबर यहाँ पे -7/3 और x बराबर -2/3, मतलब x मेरे पास में इक्वल नहीं आ रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कांट बी डिटरमाइंड। अब यहाँ पे बेटा गलती क्या हो जाती है कि हम जल्दी जल्दी में ये इसके कंपैरिजन में कर लेते, ये इसके कंपैरिजन में कर लेते, हम नीचे के ये दोनों पार्ट को क्या कर देते बेटा, भूल जाते हैं, और हम फटाफट से क्या लगा देते बेटा, -7/3 y इक्वल टू क्या लगा देते, 7 लगाते। आप लगा के तो ये आ रहे हो, ठीक है। आपने बोले कि यार हमने कंपैरिजन करा, क्वेश्चन बहुत इजी था, समझ में आ गया था, आप टिक मार्क करके आ रहे हो, पर लेकिन जब आपका रिजल्ट आता ना बेटा, तब आप देखते हो कि यार मैथ्स के अंदर तो यार नंबर कट गए। वो किस वजह से कटे, कि हम होश में वहां पे सॉल्व नहीं कर पा रहे थे, मतलब कि हम यहाँ प्रॉपर तरीके से कंपेयर नहीं देख पा रहे थे। हमें यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई करना भी जरूरी रहता है कि हम x की वैल्यूज को क्या करें, प्रॉपर तरीके से क्रॉस वेरीफाई कर ले, ताकि हमें यहाँ पे आगे दिक्कत ना आए। तो या फिर बच्चे क्या करते हैं बेटा, इसका इसके साथ में कंपेयर कर लिया, इसका इसके साथ में कर लिया, मतलब कि आप इसको क्रॉस वेरीफाई नहीं कर पाते हैं एग्जाम के अंदर। बट ऐसी गलती मत करना, ताकि सही आंसर आते हुए, सही सॉल्यूशन आते हुए भी आप गलत टिक मार्क करके आ जाओ, और सही नंबर आने की वजह आपके नंबर वहां पे क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। तो इस चीज का आपको यहाँ पे क्या करना है, अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आगे की तरफ देखें तो अब हमारे पास आए थे फिलिंग द ब्लैंक्स। तो बेटा पहला क्वेश्चन हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ a इज इक्वल टू 2 4 3 2, b इज इक्वल टू 1 3 2 5, देन ab, मतलब इसका क्या बेटा यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात हो रही है। तो इस रो का इस कॉलम के अंदर क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब पहले वाले मैट्रिक्स के
फर्स्ट रो का सेकंड वाले मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम के क्या कर देंगे बेटा, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मतलब यहाँ का यहाँ पे कर देंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 2, ठीक है, 2 इंटू 3 और 4 इंटू 5, 3 इंटू 2, 3 इंटू बेटा 1, वापस से 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 5। बात समझ में आई है? फटाफट से अब हम लोगों ने देख लिया, मल्टीप्लाई कर लेते तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 प्लस 8, 6 प्लस 20, 3 प्लस 4, 9 प्लस 10। तो यहां से आ जाएगा मेरे पास में 10, 26, 7 और 19 हमारा इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं बेटा, हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 2 क्रॉस 2 का आपका ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे पूछना लाजमी भी बनता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या दे रखा बेटा, यहाँ पे 0 देखा, तो मैट्रिक्स ए इज, ठीक है। ये हम लोग आगे की तरफ डिटर्मिनेंट भी जब पढ़ेंगे ना बेटा, तब आप इसको अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ जाओगे। और जब हम इसमें इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं डिटर्मिनेंट के अंदर, तब हमें यहाँ पे मॉड की थोड़ी सी रिक्वायरमेंट पड़ती है, मतलब डिटर्मिनेंट की हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू जब हमारे पास में 0 हो जाता है, तो अभी के लिए आप बस इतना सा मान लीजिए कि इसको बोला जाता है नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स। क्या बोला जाता है यहाँ पे बेटा, नॉन इन्वर्टेबल मैट्रिक्स बोला जाता है। चलिए अभी के लिए आप इसको समझ लीजिए, जब हम इसके ना आगे की तरफ बढ़ेंगे तब आप इसको अच्छे तरीके से और क्या समझ पाओगे। चलिए अब हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, इफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 माइनस 2 3 0 सॉरी 4 एंड x माइनस वाई क्या दे रखा, 3 2 माइनस 1 0, देन x इज, अब x के बारे में बातचीत हो रही, और हमें यहाँ पे दो इक्वेशन फॉर्म में कुछ देके रखा हुआ है। अगर मैं ऐसे बोल देता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू, मुझे a दे रखा, अभी सपोज कर लीजिए, मान लीजिए कि a बराबर हमारे पास में मैट्रिक्स है, और एक दे रखा x माइनस वाई इज इक्वल टू b दे रखा है। अब मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो बेटा कैसे निकालूंगा मैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने ऐड करा तो मेरे पास में क्या जाएगा, 2x इज इक्वल टू a प्लस b, तो x इज इक्वल टू क्या जाएगा बेटा, a प्लस b बाय 2 निकल के आ जाएगा। अभी इक्वेशन के फॉर्म में समझा। अब मैट्रिक्स के लिए फटाफट से क्या कर लेते बेटा, यहाँ पे सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर लेते, तो 1 प्लस 3 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 माइनस 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 0, 3 प्लस ऑफ माइनस 1 तो बेटा कितना हो जाएगा यहाँ पे बेटा 2, 4 प्लस 0 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 हमारे पास में निकल के आ जाएगा। ये क्या निकला बेटा, ये 2x इज इक्वल टू a प्लस b निकला। अब देखो क्या करना बेटा, x की वैल्यू चाहिए, तो मतलब क्या कर दूंगा मैं, 1/2 का इसके अंदर में मल्टीप्लाई कर दूंगा, तभी जाके मुझे x की वैल्यू मिलेगी। तो अब स्केलर जो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन देखा था, मतलब कोई सा नंबर, अब नंबर हमारे पास में फ्रैक्शन में है, तो हमें क्या दिक्कत है, तो इसका मल्टीप्लाई क्या कर देंगे, पूरे मैट्रिक्स में कर देंगे। तो जैसे ही मैंने इसका मल्टीप्लाई करा, तो x बराबर मेरे पास में क्या आ जाएगा बेटा, 4 डिवाइडेड बाई 2, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 2 0 1 और 2 मेरे पास में इसका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन को क्या किया जाता है बेटा, यहाँ पे देख के सॉल्व किया जाता है। चलिए अब क्या बोल रहा है, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ एनी मैट्रिक्स इज 0 देन दैट मैट्रिक्स इज नोन एज, बेटा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में बताया था, क्या बताया था बेटा, कि अगर किसी मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट मेरे पास में क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, तो मैट्रिक्स मेरे पास में क्या कहलाती है बेटा, 0 मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कहलाती है। बात समझ में आई है? तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, आपसे डायरेक्टली यहां से डेफिनेशन के फॉर्म में भी यहाँ पे पूछा जाता है, या फिर डेफिनेशन को कैसे यूज किया जाता है उस तरीके के बारे में भी यहाँ पे बातचीत की जाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगर आगे हम लोग यहाँ पे और देखें, तो आगे हमारे पास में यहाँ पे क्या दे रखा, वन वर्ड वाले। तो वन वर्ड वाले सबसे पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा, इफ ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 दे रखा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज। ठीक है, सबसे पहले क्या लिख लेते, ए को लिख लेते, तो ए मेरे पास में यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, 1 2 3 4 दे रखा है, और इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो बेटा क्या होता है बेटा, रो का कॉलम में और कॉलम को रो के अंदर क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये वाली मैट्रिक्स लिख लेते हैं, क्या हो जाएगी मेरे पास में 1 2 3 4। ट्रांसपोज मैट्रिक्स डायरेक्टली अब लिख लूं, क्योंकि हम लोगों ने 2-3 बार तो उसको अच्छे तरीके से देख लिया है। तो क्या हो जाएगा, ये 1 3 2 4
जैसे इन दोनों को ऐड करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 1 + 1 2 2 + 3 5 3 + 2 5 4 + 4 कितना हो जाएगा मेरे पास में 8 निकल के आ जाएगा, जो कि क्या फाइनल आंसर है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज द टाइप ऑफ मैट्रिक्स ए इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। भाई साहब अभी बताया था मैंने, क्या बताया था बेटा, कि जब हम ए को ट्रांसपोज कर देते तो वापस से मुझे ए ही मिल जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे देगा, व्हाट इज कॉलम मैट्रिक्स। बेटा कॉलम मैट्रिक्स क्या होती है, जिसमें सिंगल कॉलम हो और मल्टीपल्स क्या हो बेटा, यहाँ पे रो हो। इट हैज ओनली वन कॉलम एंड एन नंबर ऑफ रोज अवेलेबल इन दैट मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स। फॉर अ एग्जांपल, अब एग्जांपल हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं कि A11 A21 A31 डैश M1 हमारे पास में यहाँ पे रहता है। बात समझ में आई है? तो ये क्या कहलाती है बेटा, हमारे पास में कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चले तो अगले हमारे पास में आते हैं बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेटा ये वाले चैप्टर के ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ऐसा लगा कि यार छोटे छोटे क्वेश्चंस है, बेटा ये छोटे छोटे क्वेश्चंस मल्टीपल्स वे में एड ऑन होके एक बड़ा क्वेश्चन भी बन जाता है, और एक बड़े क्वेश्चन के छोटे छोटे पार्ट्स अगर आप कर दोगे तो वो हमारे पास में छोटे क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे निकल के आ जाते हैं। तो वैसे ही हमारे मैथमेटिक्स के अंदर अगर इस चैप्टर से 4 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं तो आपको 2 मैट्रिक्स दे देगा, उसके ना आपसे यहाँ पे पूछ लेगा भाई साहब कि इसकी वैल्यू बताओ, फिर उसके बाद में उसके सब्ट्रैक्शन की वैल्यू बताओ, फिर उसके बाद में उसके स्केलर मल्टीप्लिकेशन की मैट्रिक्स बताओ। तो इस तरीके से क्या होता है बेटा, हमारे पास में यहाँ पे क्वेश्चंस बड़ा बन जाता है। और अगर आपसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछा तो मतलब 2 नंबर या 3 नंबर के नाम से वहां पे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो चलो फटाफट शुरुआत करते हैं अच्छे से क्वेश्चन के साथ में। हमें यहाँ पे क्या देके रखा है, इफ ए इज इक्वल टू 804 -236 हमें यहाँ पे दे रखा है, बी क्या दे रखा है 2 -2 4 2 -5 1 दे रखा। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स सच दैट, हमारे पास में क्या दे रखा है 2a + 3x इज इक्वल टू क्या बेटा यहाँ पे 5b दे रखा हुआ है। चलिए एक्स की वैल्यू निकालनी है। अगर आप चाहो तो ये इक्वेशन को देख के निकाल सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू पुटअप करके भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो, चॉइस आपकी, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो इस इक्वेशन को जब मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूं तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 5b - 2a। ठीक है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा मेरे पास में यहाँ पे 5b - 2a डिवाइडेड बाय, या फिर हम इसको मैट्रिक्स के लिए है तो यहाँ पे सीधे लिख देते हैं 1/3 5b - 2a मेरे को यहाँ पे देके रखा हुआ है। ये वाली बात आपको यहाँ तक क्लियर समझ में आई है? चलिए फटाफट सब इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। चलो अब अगर आप देख रहे हो कि अभी हम लोगों ने जो लिखा था कि x इज इक्वल टू 1/3 5b - 2a, मतलब b वाले के ना मेरे को किसका मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बेटा 5 का मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद में a में क्या करना है बेटा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना है। तो चलो कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे 5b की बात कर रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरे पास में 5 इस 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा मेरे पास में, यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास में 10 -10 5 4 जा 20 5 2 जा 10 -25 और यहाँ पे कितना आ जाएगा मेरे पास में 5 निकल के आ जाएगा। ये क्या है बेटा मेरे पास में 5b है। अब अगर आप देख रहे हो तो मेरे को क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे 2a चाहिए। फटाफट सब 2a भी निकाल लेते, तो 2a इज इक्वल टू मेरे पास में क्या हो जाएगा, आप डायरेक्टली कर दे 8 2 जा 16 0 4 2 जा 8 2 2 जा 4 3 2 जा 6 6 2 जा 12। हम लोगों ने मल्टीप्लाई कर दिया, पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हम क्या करते हैं बेटा, दोनों के ऑर्डर चेक करते हैं। तो क्या दोनों के ऑर्डर सेम आ रहे हैं? बिल्कुल आ रहे। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x बराबर 1/3 5b की वैल्यू क्या दे रखी मुझे यहाँ पे 10, क्या दे रखी 10 20 25 10 10 और 5 मेरे को दे रखी। फटाफट से लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे 10 -10 20 10 25 और 5 माइनस 2a क्या दे के रखा हुआ है 16 0 8 -4
6 और 12 यहाँ पे दे के रखा हुआ है। चलिए फटाफट से क्या कर सकते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं एलिमेंट का एलिमेंट के अंदर। तो मेरे पास में यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/3 ब्रैकेट में, या फिर डायरेक्ट एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। अब 10 में से 16 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे -6, -10 0 यानी माइनस का 10, 20 -8 मेरे पास में कितना आ जाएगा यहाँ पे 12, और 10 -4 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 14 निकल के आ जाएगा मेरे पास में। 25 -6 कितना हो जाएगा मेरे पास में यहाँ पे 31, और वो भी क्या आएगा माइनस का 31। 5 -12 ये कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 7 यहाँ पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा माइनस का 7 यहाँ पे निकल के आ जाएगा। एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेते क्या हम लोगों ने जो वैल्यू लिखी वो सही है या नहीं है, क्योंकि है तो हमारे पास में सिंपल, बट हम लोग यहाँ पे क्रॉस वेरीफाई इसलिए करना जरूरी समझते हैं बेटा कि अगर हमने प्लस माइनस की छोटी सी मिस्टेक भी कर दी तो हमारे नंबर एग्जाम में कट सकते हैं। चलिए 5 भी अगर हमारे को देखे तो ये दे रखा है, ये बिल्कुल दे रखा है, तो 10 20 25 -10 10 और मेरे को यहाँ पे 5 दे रखा है। 2 है 16 0 4 2 8 -4 6 और 12। चलिए ये वाली वैल्यू हम लोगों ने सही लिखी है, इसके बाद ये वाली वैल्यू भी सही लिखी, सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये कितना हो जाएगा -6 -10 20 -8 12 10 +4 कितना हो जाएगा 14 25 -6 कितना 31 5 -12 कितना हो जाएगा यहाँ पे 7 निकल के आ जाएगा। बात समझ में आई? तो x की वैल्यू मेरे पास में ये निकल के आ गई, जो कि क्या है बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर है। आई होप आपको ये क्वेश्चन यहाँ पे समझ में आ गया होगा। अगर आप यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू भी पुट अप करोगे बेटा तो भी आपको उठा के यहाँ पे सब्ट्रैक्ट तो करना ही पड़ेगा, और एट द एंड ऑफ द डे 1/3 तो करना ही पड़ेगा। तो वो दोनों तरीके का हमारे पास में यहाँ पे सॉल्यूशन है, बट वो इसी तरीके से है कि हम लोगों ने पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले इक्वेशन बना ली और फिर वहां पे लिख लिया। और अगर डायरेक्टली आप यहाँ पे वैल्यू पुट अप करते तो ये पूरी की पूरी मैट्रिक्स उठ के इधर आती, जो कि सब्ट्रैक्शन में हो जाती, और इधर उठ के हमारे पास में ऐसे आता। बात एक ही थी। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ 1 -2 3 -4 2 5 एंड बी इक्वल टू मुझे क्या दे रखा 2 3 4 5 2 1, देन फाइंड ए बी एंड बी ए, शो दैट ए बी नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए बेटा यहाँ पे बी होना चाहिए। चलिए अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेता हूँ बेटा ए बी के लिए, ए बी के लिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन की बात कर लेता हूँ, तो यहाँ पे फॉर ए बी, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लीकेशन में बेटा ऑर्डर चेक करना पड़ेगा। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो ये कितने का है मेरे पास में 2 क्रॉस 3 का है, और ये कितना है बेटा यहाँ पे 3 क्रॉस 2 का है, मतलब इसका कॉलम और इसका रो क्या है बेटा यहाँ पे बराबर है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन तो हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए, और इसका जब मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो मेरे पास में जो आंसर आएगा वो कितने ऑर्डर का आएगा बेटा, वहां पे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का आएगा, 2 क्रॉस 2 का आएगा। मतलब कि ये हम यहाँ पे समझ जाए कि अगर आंसर में 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स अगर मिल रही है तो मतलब हमारा मल्टीप्लीकेशन बिल्कुल क्या है यहाँ पे बेटा सही है। चलिए अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूं तो इस रो का इस कॉलम के ना मैं मल्टीप्लाई कर दो तो 1 × 2 -2 × 4 +2 × 3, इस रो का इस कॉलम के अंदर तो 1 × 3 -2 × 5 3 × 1, इस रो का इस कॉलम में तो -4 × 2 +2 × 4 +5 × 2, और इस रो का इस कॉलम के अंदर तो कितना हो जाएगा -4 × 3 +2 × 5 +5 × 1, तो ये हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा मैट्रिक्स आ जाएगा। चलिए तो कितना हो जाएगा ये मेरे पास में यहाँ पे निकल के आ जाएगा ये 2 -8 +6, फिर ये हो जाएगा मेरे पास में 3 -10 +3, 4 दूनी 8 यानी -8 +8 +10, और ये हो जाएगा 4 तिया 12 +10 +5। ये वाली बात आपको समझ में आई है? तो फटाफट सब क्या करूंगा बेटा इनको जोड़ लूंगा। तो जैसे ही मैंने इसको जोड़ा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा 2 -8 -6 +6 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे ये आ जाएगा मेरे पास में 0, 3 और 3 6 यानी -4
8 में से 8 जाएंगे 0, तो ये कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 10। अब देखो ये हो जाएगा -2 + 5, तो कितना हो जाएगा यहाँ से बेटा 3 निकल के आ जाएगा। ये क्या निकला बेटा 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स, और ये क्या है, ये है मेरे पास में बेटा ए बी। बात समझ में आई है, ए बी। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं बेटा, यहाँ पे अब निकाल लेते हैं हम लोग यहाँ पे बेटा बी ए निकाल लेते हैं। अगर मैं बी ए की बात कर लेता हूं तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे जो बी दे के रखा है वो क्या दे के रखा हुआ है, 2 4 2 3 5 1, और ए क्या दे के रखा हुआ है, ए दे के रखा हुआ है 1 -2 3 -4 2 5। ठीक है, तो ये कितने का हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरे पास में 3 क्रॉस 2 का, और ये हो जाएगा 2 क्रॉस 3 का। तो इसकी सबसे पहले मैं ऑर्डर की बात कर लेता हूं, ऑर्डर ऑफ बी ए इज कितने का हो जाएगा बेटा, ये 3 क्रॉस 3 का हो जाएगा। अब ऑर्डर से ही मैच कर सकते हो बेटा, ऑर्डर से ही मैच कर सकते हो क्या, कि 2 क्रॉस 2 नॉट इक्वल टू 3 क्रॉस 3, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के बराबर हो जाए, नहीं हो सकता ना बेटा। तो हम लोग ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए रहता है कि हम यहाँ पे देख के ही पता कर ले कि हाँ यार ये इक्वल टू तो नहीं हो रहा है। चलिए अब इसका मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ इस रो का इस कॉलम में, तो मेरे पास में बी ए क्या आ जाएगा, बी ए आ जाएगा यहाँ पे 2 × 1 -3 × 4 इस रो का इस कॉलम में, तो ये कितना हो जाएगा 2 × -2 और 3 × 2, और इस रो का इस कॉलम में तो अब 2 × 3 + 3 × 5। ये वाली बात आपको यहां तक समझ में आई है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इस रो का इस कॉलम के अंदर तो 4 × 1 -4 × 5। ठीक है, इस रो का इस कॉलम में तो 4 × -2 + 5 × 2, इस रो का इस कॉलम में 4 × 3 + 5 × 5, इस रो का इस कॉलम में 2 × 1 -4 × 1, इस रो का इस कॉलम में तो 2 × -2 और 1 × 2, इस रो का इस कॉलम के अंदर आखिरी वाली कॉलम में तो 2 × 3 + 1 × 5। बात समझ में आई है। चलिए फटाफट से ऐड कर लेते हैं, तो यहां पे 4 × 12, 12 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, -10। अब ये हो जाएगा बेटा 3 दूनी 6, 6 में से 4 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा, 6 में से 4 जाएंगे तो 2 बचेगा। 5 × 15, 15 और 6 कितना आ जाता बेटा 21, 21। 4 × 5 = 20, 20 में से 4 जाएंगे तो कितना बचेगा बेटा यहाँ पे 16। 5 दूनी 10, 10 में से 8 जाएंगे तो बेटा कितना बचेगा 2। 5 × 25, 25 और 12 यानी कितना हो जाएगा 25 और 10 35, 36 37 37। 2 में से 4 जाएंगे तो -2, 2 में से -4 में से 2 जाएंगे तो बेटा -2, 5 6 5 11, तो ये क्या आ जाएगा बेटा आपके पास में 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स निकल के आ जाएगा, जो कि बी है। और आप क्लियरली देख सकते हो कि ये क्या है, आपस में इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है। हाँ एक बात और बेटा कि आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे जरा से एलिमेंट की छोटी सी मिस्टेक भी हो जाती है ना बेटा, तो हमारा पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो आप इसकी पता है प्रैक्टिस कैसे करेंगे, आपको जो प्रैक्टिस करनी है ना बेटा, आप मन से ले लीजिए। जैसे मैंने आपको यहाँ पे दे दिया a बराबर 2 3 5 6 7 8 1 2 3, और मैंने आपको यहाँ पे b दे दिया 5 4 2 1 2 1 2 1 2। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लीजिए, और ये क्या ले लीजिए बेटा आप होमवर्क में। ठीक है बेटा, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं कि इन दोनों का क्या करना है बेटा, मल्टीप्लाई निकालना है। तो ये बेटा ऐसे मल्टीप्लिकेशन अगर आप करते रहोगे तो एग्जाम में टाइम आपका बहुत ज्यादा बच जाएगा, क्योंकि ये
टाइम टेकिंग प्रोसेस है मल्टीप्लीकेशन, और एक जरा सी गलती आपके पूरा आंसर को गलत कर सकती है। आते हुए भी आप पूरे मार्क्स यहाँ पे गेन नहीं कर पाएंगे, तो इसकी प्रैक्टिस करना जरूरी है। और है तो क्या टाइम टेकिंग, अगर ऐसा आपने 4-5 क्वेश्चन और सॉल्व कर लिए तो आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा, और जो बचा हुआ टाइम आप दूसरे क्वेश्चन का अच्छे तरीके से यहाँ पे लगा पाओगे। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, अगर अगले क्वेश्चन की तरफ चलें तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स 3√3(2)(4)(2)(0 एंड b इक्वल टू 2-1-2-1-2-4 वेरीफाई दैट। अब मुझे क्या करना है बेटा, यहाँ पे वेरीफाई करना है। चलिए फटाफट से अब हम लोग ले रहे थे सबसे पहले वाला क्वेश्चन, अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ क्या बोला गया है बेटा, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, क्या बोल रहा है बेटा, ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज मुझे क्या मिल जाता बेटा, यहाँ पे ए मिल जाता। हालांकि ये प्रॉपर्टी है बट लेकिन हाँ हम इसको सॉल्व करके भी देख लेते और प्रॉपर्टी भी समझ जाएंगे कि बेटा प्रॉपर्टी कैसे हमारे पास में यहाँ पे निकल के आ रही है। जब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकलता है मतलब जो ए देके रखा हुआ है मेरे पास में, ए क्या देके रखा हुआ है यहाँ पे 3√3(2)(4)(2)(0। अब इसका क्या कर लूंगा बेटा, यहाँ पे ट्रांसपोज निकाल लूंगा, तो ट्रांसपोज निकालो तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए डैश इज इक्वल टू 3(4)√3(2)(4)(2)(0 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो बेटा इस ट्रांसपोज का भी मेरे को एक बार ट्रांसपोज निकालना है। सपोज करो मैंने इसको नाम दे दिया, क्या यहाँ पे नाम दे दिया मैंने एक्स, मतलब एक्स का क्या करना है बेटा, यहाँ पे ट्रांसपोज निकालना है। जब एक्स का मैं ट्रांसपोज निकालने जाता हूँ ना बेटा, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा वापस से 3√3(2)(4)(2)(0। तो ये क्या मिल रही है बेटा मेरे को वापस से ए मैट्रिक्स मिल रही है। मतलब कि अगर आप यहां से देख रहे हो तो एक्स ट्रांसपोज इज इक्वल टू मुझे क्या मिल रहा है ए, और एक्स के लिए मैंने क्या लिखा था यहाँ पे ए ट्रांसपोज लिखा था। तो मतलब यहाँ से क्या आ रहा है मेरे पास में, यहाँ से आ रहा है कि ए ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज बराबर मेरे पास में क्या होता है, ए होता है। और ये क्या बेटा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते, तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या क्या दे के रखा हुआ है कि a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, a ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज होता है। चलिए फटाफट से हम लोग इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो a प्लस बी, यानी a मुझे यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, आपको ये देके रखा हुआ है, और b हमारे पास में देखा है, दोनों का एडिशन अब लिख लेते सबसे पहले, क्योंकि अब तो आप प्रो हो ही गए हो। चलिए फटाफट से a प्लस बी ले लेते हैं हम लोग, a प्लस बी। तो a प्लस बी मेरे पास में क्या आ जाएगा, 3+2 कितना हो जाता है बेटा यहाँ पे 5√3-1, और हो जाएगा 2+2 4, 4+1 5, 2+2 4, 0+4 4। अब इसका क्या करना है बेटा, इसका भी मुझसे क्या पूछा गया यहाँ पे, ट्रांसपोज पूछा गया। तो फटाफट से इसका ट्रांसपोज निकाल ले, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, ये a प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ये हो जाएगा मेरे पास में 5√3-1 4 4, और मेरे पास में 4 आ जाएगा। ये वाली बात आपको समझ में आई है। चलिए अब मेरे पास में यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है भाई साहब, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज हमें यहाँ पे प्रूव करना है। तो ए ट्रांसपोज मेरे पास में क्या हो जाएगा, ये यहाँ से भाई साहब 3√3(2)(4)(2)(0। बी ट्रांसपोज मेरे पास में क्या हो जाएगा, यहाँ से 2-1 2 1 2 और 4 मेरे पास में हो जाएगा। इन दोनों का क्या चाहिए बेटा, एडिशन चाहिए, मतलब ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज चाहिए। तो ऐड कर दो, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 3(2)(5)(4)(1)(5)√3-1 2+2 4, 2+2 4, 0+4 यानी 4। तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स मेरे पास में इक्वल आ रही है, बोले हाँ सर इक्वल आ रही है, मतलब दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी आपके पास में क्या हो रही है, यहाँ पे प्रूफ हो रही है। चलिए तीसरा वाला क्वेश्चन मेरे पास में यहाँ पे क्या देके रखा हुआ है, के प्लस बी डैश इज इक्वल टू के बी डैश। ठीक है, के बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, मतलब के का मल्टीप्लाई करके बी का ट्रांसपोज निकालते हैं, तो के मल्टीप्लाई बाय बी ट्रांसपोज हमें यहाँ पे मिलेगा। तो चलिए अगर मैं यहाँ पे देख लेता हूं, तो बी के अंदर में सबसे पहले कोई सा भी एलिमेंट, चलो के का ही मल्टीप्लाई कर लेते हैं, स्केलर मैट्रिक्स तो है, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा यहाँ से के बी, तो वो क्या निकल के आ जाएगा यहाँ से 2k माइनस के 2k के 2k और 4k। ठीक है, अब इसका क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे ट्रांसपोज चाहिए, तो ये हो जाएगा के बी का ट्रांसपोज, तो ये निकल के आ जाएगा मेरे पास में 2k के माइनस के 2k
2k 4k, ये निकल के आ गया। चलिए अब क्या बोल रहा है, b का ट्रांसपोज करके फिर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। चलिए फटाफट से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो यहां से मेरे पास में b ट्रांसपोज क्या निकल के आ जाएगा, ये निकल के आ जाएगा 2 1 -1 2 2 और 4 निकल के आ जाएगा। अब इसके ना स्केलर मल्टीप्लीकेशन करना है किसका, k का। फटाफट से कर ले तो k b डैश इज इक्वल टू 2k k माइनस k 2k 2k और 4k। तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर निकल के आएगा। क्या ये दोनों बराबर है, हाँ बेटा ये बिल्कुल बराबर है। तो ये क्या हो रहा है बेटा, इस तरीके से प्रूफ हो रहा है। आपको एग्जाम में ये 1 मार्क्स में 3 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, एक और क्वेश्चन बढ़ा देगा तो 4 मार्क का क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरीके से भी आपसे क्या होता है बेटा, 4 क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जा सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से देख लिया। या फिर 2 मार्क्स की बात करोगे तो ये 2 क्वेश्चन आपको दे देगा, या ये 2 क्वेश्चन दे देगा, मतलब 2 क्वेश्चन हमारे पास में ए और बी 2 मैट्रिक्स देके आपसे कोई से भी छोटे छोटे 2 क्वेश्चन पूछ सकता है 2 मार्क्स में, 3 क्वेश्चन पूछ सकता है 3 मार्क्स में, 4 क्वेश्चन पूछ सकता है 4 मार्क्स में। तो इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए बेटा, प्रिपेयर होना पड़ेगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते अगर अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पे मुझे क्या देके रखा हुआ है कि x प्लस वाई टू 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 2 5 8 मुझे यहाँ पे देके रखा हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड, एक्स वाई और जेड की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो मैंने मैट्रिक्स में आपको बेटा क्या बताया था कि हम एलिमेंट का एलिमेंट के साथ में कंपैरिजन करते हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे तो इसका कंपैरिजन इसके साथ में तो क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 दे रखा है, 2 प्लस 2 तो बराबर में ही है, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, एक्स वाई इज इक्वल टू मुझे क्या देके रखा है यहाँ पे 8 देके रखा हुआ है। चलिए ये हो गई मेरे पास में इक्वेशन नंबर 1, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, ये हो गई इक्वेशन नंबर 3। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 क्या देके रखा है बेटा मेरे को, 5 प्लस z इज इक्वल टू 5, तो z इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 0। मतलब आपको z की वैल्यू तो मिल गई है इक्वल टू 0। चलो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 3, 2 की तो हम लोगों ने निकाल ली ना, 1 एंड 3। 1 मुझे क्या दे रखा, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा बेटा यहाँ पे 6, और एक देके रखा एक्स वाई इज इक्वल टू कितना दे रखा मुझे 8। ठीक है, तो यहां से देख रहे हो तो y इज इक्वल टू क्या बोल सकता हूँ, 6 माइनस एक्स। ये वाली वैल्यू उठा के कहां रखूंगा मैं, इस वाली इक्वेशन में, सेकंड वाली में। तो ये क्या हो जाएगा, x 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा 8, तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू क्या हो रहा है बेटा यहाँ पे 0 मिल रहा है। आप अगर यहाँ पे ध्यान से देख रहे हो तो क्या बन रही है बेटा, मेरे पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है। तो जब इसको हम x वाले के साथ में उसको फैक्टराइज कर लेते तो मेरे पास में क्या आ जाएगा कि जो फैक्टर निकाल रहे हैं उनका प्लस माइनस करने पे मुझे यहाँ पे 6 मिल जाए और उनका मल्टीप्लाई करने पे मुझे यहाँ पे ये 8 मिल जाए। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 4 और 2 कितना होता है बेटा -6, और -4 मल्टीप्लाई बाय -2 कितना होता है बेटा यहाँ पे 8 होता है। यहां से x कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा x -4, -2 कॉमन लिया तो x -4 इक्वल टू 0। तो x -4 इक्वल टू क्या हो रहा है 0। तो x इक्वल टू एक 2 आ रहा है और एक x इक्वल टू कितना आ रहा है मेरे पास में यहाँ पे बेटा 4 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास में x की कितनी वैल्यू आ गई बेटा, यहाँ पे 2 आ गई है। अब चलो ये वाली वैल्यू उठा के सबसे पहले कहां रखेंगे हम, इसके अंदर। ठीक है, फॉर x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस एक्स है, तो यानी 6 माइनस क्या हो जाएगा बेटा यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 4, और एक हो जाएगा फॉर x इक्वल टू 4, तो y इक्वल टू 6 माइनस 4, तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से 2 आ जाएगा। तो हमारा जो प्रॉपर आंसर बनेगा ना बेटा, वो यहाँ पे लिख देता हूं कि यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास में बनेगा कि x बराबर
यहाँ पे हम लोगों ने 2 रखा, तो y बराबर मेरे पास में कितना आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 4, और z बराबर क्या आ जाएगा बेटा 0, और दूसरा आंसर क्या आ जाएगा, x बराबर 4, तो y बराबर 2, और z बराबर क्या आ जाएगा बेटा, यहाँ पे 0। तो ये इस तरीके से हमारे पास में x y z की कितनी वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ पे 2 वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x की 2 है तो y की भी 2 बनेगी, और z तो हमारे पास में यहाँ पे 0 मिल ही रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। हाँ, यहाँ पे बेटा बच्चे गलती ये करते हैं कि स्पीड में x बराबर सिर्फ एक वैल्यू निकाल लेते हैं और y की एक वैल्यू निकाल के सॉल्व करके आते हैं, तो यहाँ पे आपके मार्क्स कटने के बिल्कुल पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। बट हम यहाँ पे सीख रहे हैं और हम जानते हैं कि हम कॉपी चेक करने वालों को कोई सा ऐसा मौका नहीं देंगे कि जहां से हमारे एक नंबर भी यहाँ पे कटे। तो इस चीज का आपको यहाँ पे खासे तरीके से ध्यान रखना है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते, तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है, प्रूव दैट द स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज द ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, क्या करना है बेटा, इसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स करना है। चलो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर मैं प्रॉपर्टी की बात कर लेता हूं, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है कि A डॉट A ट्रांसपोज इजिकल टू क्या मिलना चाहिए मुझे बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, 1 I मिलना चाहिए, मतलब A डॉट A ट्रांसपोज इजिकल टू क्या मिलना चाहिए मेरे पास में, I मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या होती है बेटा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है। बट अभी तक हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन भी करना सीख गए थे और हम लोगों ने कंपैरिजन करना भी जान गए थे। तो ये वाला क्वेश्चन बेटा मैं आपको होमवर्क में देता हूं, आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए और इसका सॉल्यूशन आप पूरी तरीके से लिखिए। अब बोलोगे सर ट्राई तो कर लेंगे हम लोग, लिख भी लेंगे, पर लेकिन उसको चेक कैसे करें, तो बेटा उसके लिए अरिवियन है ना बेटा, अरिवियन का आस्क फीचर के ऊपर जाइए, ये वाले क्वेश्चन का स्निप लीजिए और वहां पे अपलोड कर दीजिए। उसके बाद बेटा क्या होगा कि वो आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है, जो आस्क फीचर है ना बेटा, आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो अपने आंसर के साथ में स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन को आप मैच कर लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे इस इक्वेशन के मैंने ये गलती करी, तो आप उसको मार्क करके रख लीजिए ताकि एग्जाम में वो गलती ना हो। और आप इससे अच्छे तरीके से ये भी सीख पाएंगे कि सॉल्यूशन किस स्टेप में हम लोग को किस तरीके से लिखना है। तो देखा कितना प्यारा फीचर है, और बेटा ये बिल्कुल राइट टाइम है अब इस तरीके के फीचर का यूज करने का, ताकि एग्जाम में आप अच्छे तरीके से समझ पाओ कि हमें एग्जाम के अंदर किस तरीके से लिखना और कैसे हमारे को यहाँ पे पूरे नंबर यहाँ पे गेन करने हैं। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, बट ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगर अगला क्वेश्चन की तरफ देखें तो अगला क्वेश्चन मुझे यहाँ पे क्या बोल रहा है, एक्सप्रेस द मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है भाई साहब, एक प्रॉपर्टी होती है क्या कि हमारे पास में कोई मैट्रिक्स अगर दे के रखा हुआ है, तो मैं ये सीधे सीधे बोल देता हूं क्या कि अगर मैं यहाँ पे सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर लेता हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात कर रहा हूं, तो बेटा वो होता है 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज। और स्क्यू की बात कर लेता हूं, तो बेटा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का होता है 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज। बात समझ में आई है। अब इन दोनों का एडिशन की बात हो रही है, तो वो मुझे क्या मिलता है, वापस से बी मिलता है। मतलब कि मेरे को अगर मैं यहाँ पे बोलूं तो बी इज इक्वल टू 1/2 बी प्लस बी ट्रांसपोज प्लस 1/2 बी माइनस बी ट्रांसपोज मुझे यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो बस हमें इस तरीके से क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे को यहाँ पे बेटा क्या करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देख पा रहे हो तो इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे बी का ट्रांसपोज लिया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, इस रो को कॉलम में लिख लेते हैं, तो हो जाएगा 2 -2 -4। सेकेंड वाले को लिख लेंगे तो -1 3 4 1 -2 -3। बात समझ में आई है। चलिए अब क्या करना है बेटा, अब इसके अंदर मेरे को एक बार बी ऐड करना है और एक बार बी से क्या करना है बेटा, इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो जैसे मैंने बी प्लस बी ट्रांसपोज लिया, तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, और 1/2 का भी मल्टीप्लाई हम लोग साथ में कर ही लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 2 + 2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 -2 -1 यानी माइनस का 3 -4 +1 कितना हो जाएगा, माइनस का 3 -1 -2 यानी माइनस का 3 3 + 3 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 6 4 -2 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे 2 1 -4 कितना हो जाएगा बेटा, यहाँ पे
माइनस का 3 माइनस 2 प्लस 4 कितना हो जाएगा बेटा यहां से 2 और ये हो जाएगा -3 -3 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 6 हो जाएगा। बात समझ में आई है? चलिए अब यहां पे मैं बेटा और क्या कर सकता हूं, यहाँ पे बी में से बी ट्रांसपोज को भी क्या कर दूंगा, सब्ट्रैक्ट कर दूंगा और 1/2 का मल्टीप्लाई तो हम लिख ही लेंगे। चलिए कर लेते हैं। तो यहां से मेरे पास में क्या जाएगा 1/2 मैट्रिक्स के अंदर 2 -2 कितना होता है बेटा यहाँ पे 0 -2 +1 कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 1 -4 -1 ये हो जाएगा माइनस का 5 -1 +2 तो कितना हो जाएगा बेटा -1 +2 तो बेटा हो जाएगा ये प्लस का 1। ठीक है 1 3 -3 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0 4 माइनस ऑफ माइनस यानी 4 + 2 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 6 1 + 4 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 5 -2 -4 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे माइनस का 6 -3 + 3 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये वाली बात आपको क्लियर समझ में आई है? चलिए अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं 1/2 कॉमन लेके बाद में मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। तो जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड करा 1/2 कॉमन लेके तो मेरे पास में क्या हो जाएगा 4 + 0 कितना हो जाएगा बेटा यहाँ से 4 -3 -1 यानी माइनस का 4 -3 -5 यानी माइनस का 8 -3 + 1 तो हो जाएगा माइनस का 2 6 + 0 हो जाएगा 6 2 + 6 कितना हो जाएगा बेटा 8 -3 + 5 तो कितना हो जाएगा बेटा ये हो जाएगा मेरे पास में 2 2 -6 तो बेटा कितना हो जाएगा ये माइनस का 4 -6 + 0 तो कितना हो जाएगा बेटा माइनस का 6 और ये 1/2 का मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ स्केलर मल्टीप्लीकेशन है। तो जैसे ही मैंने 1/2 का मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास में आंसर क्या आ जाएगा ये 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 -3 तो क्या मुझे ये मैट्रिक्स वापस से वही मिल रही है? चेक कर लेते 2 -2 -4 -1 3 4 1 -2 और -3 मतलब कि मुझे वापस से ये मैट्रिक्स मिल रही है। तो ये वाली बात क्यों रही बेटा यहाँ पे प्रूफ हो रही है और यही प्रूफ तो आपको यहाँ पे करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसी के साथ में मैं ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म करता हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर नई एनर्जी नए जोश के साथ में ताकि हम नए चैप्टर को भी अच्छे तरीके से यहाँ पे समझ सके और देख सके। आप बोल रहे हो सर आपने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में बोला था पर वो बताया नहीं। हाँ बेटा इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में आपको बता देता बट बेटा उसके लिए हमें यहाँ पे सबसे पहले डिटर्मिनेंट पढ़ना जरूरी है और हम एक बार डिटर्मिनेंट पढ़ लेंगे तो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स में हमें दिक्कत नहीं आएगी। मतलब दोनों चैप्टर हमारे पास में आपस में क्या बेटा इंटरलिंक्ड है तो इसलिए मत घबराइए आपको डिटर्मिनेंट में इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख जाएगा। चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले थैंक यू वेरी मच। और हाँ बेटा मेहनत करते रहिए क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए ताकि एग्जाम के अंदर आपको प्रॉब्लम ना आए आपके कम समय में क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो जाए और आप एक बेहतर नंबर के साथ में एक अच्छा स्कोर यहाँ पे गेन करे और अपनी मार्कशीट भी अच्छे तरीके से लेकर आए ताकि अगर आपने अच्छे परसेंटेज और अच्छे मार्क्स गेन करे तो आपके साथ साथ आपके माता पिता को भी खुशी होगी उनको भी प्राउड फील होगा और साथ ही साथ में इसके साथ में अरिवियान को भी प्राउड होगा। तो बस इसी उम्मीद के साथ में मैं आपसे आज अलविदा लेता हूं। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक ले थैंक यू वेरी मच।